दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक शानदार सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसे साल 2024 में रिलीज किया गया था। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो प्राइम वीडियो के साथ साथ आहा OTT पर भी इसे देख पाएंगे। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसको लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहां रात के वक्त सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं। तभी हमें एक औरत दिखती है जो किसी कंप्लेंट को लिखवाने वहां आई होती है। फिर कांस्टेबल पूछता है कि बताइए आपको क्या काम है। तो वो लेडी कहती है कि सर, मेरा नाम शकुंतला है और मैं अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। उन्हें मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं रहे। ये सुनकर कांस्टेबल पूछता है कि उन्हें गए 24 घंटे हो गए क्या? तो शकुंतला इस पर मना कर देती है। ये सुनते ही वो कांस्टेबल उससे कहता है, अरे मैडम, जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते तब तक हम मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिख सकते, यही नियम है। इसलिए आप एक काम करिए, अपने रिश्तेदारों को कॉल करिए, उनसे पूछिए, हो सकता है आपके पति उनसे मिलने गए हों। तो शकुंतला उसे बताती है कि वो सबसे पता कर चुकी है लेकिन उसका पति शेखर कहीं नहीं मिला। इसके बाद वो उस कांस्टेबल से वापस रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, सर प्लीज उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए और जब 24 घंटे हो जाएं तो कंप्लेंट लिख लेना। तो अब उसको इतना परेशान देखकर वो कांस्टेबल पूछता है कि कहीं आपसे उनकी लड़ाई तो नहीं हुई या किसी और से, या फिर आपको किसी पर शक है? तो इस पर शकुंतला कहती है कि मुझे त्यागी पर शक है। अब त्यागी का नाम सुनते ही कांस्टेबल का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो कहता है, ये आप क्या कह रही हो? आपको पता है त्यागी कितने खतरनाक आदमी हैं? तो इस तरह हमें अब त्यागी के बारे में दिखाया जाता है, जो अक्सर लोगों को उनकी जमीन के बदले ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। लेकिन जब पैसे वापस पहुंच जाते तब भी वो उनके हिसाब में गड़बड़ करके उनसे उनकी जमीनें हड़प लेता था। वो इस काम के लिए अब इतना मशहूर हो चुका था कि सभी को पता था कि अगर एक बार उसके हाथ किसी के कागज लग गए तो वो उस जमीन को वापस नहीं जाने देगा। अब हम पुलिस स्टेशन में आदि नाम के पुलिस ऑफिसर को आता हुआ देखते हैं, जिसकी नजर शकुंतला पर पड़ती है। अब वो कांस्टेबल से पूछता है कि इनका क्या मामला है। तो कांस्टेबल उसे सारी बात बताता है, जिस पर आदि पूछता है कि अरे, त्यागी ऐसा कैसे कर सकता है? जब लोग पैसा लौटा देते हैं तो वो जमीन वापस क्यों नहीं करता, और नहीं करता तो लोग उस पर केस क्यों नहीं करते? तो कांस्टेबल कहता है कि सर, असल में वो एक रिटायर्ड रजिस्ट्रार ऑफिसर है, जिस वजह से उसे जमीन और जायदाद से रिलेटेड सारे लूप होल्स पता है। ऊपर से उसकी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक पहुंच है, इसलिए अगर कोई आदमी केस भी कर दे तो कोई फायदा नहीं होता, और ऊपर से जोर जबरदस्ती करके केस वापस भी करवा लेता है। अब ये सुनकर आदि समझ जाता है कि त्यागी कितना डेंजरस है। खैर, अब वो शकुंतला से पूछता है कि आपके पति शेखर ने उससे कुछ पैसे लिए थे क्या? तो शकुंतला कहती है, हाँ सर, हमने अपनी बेटी के इलाज के लिए कर्नल नाम के आदमी से 8 लाख रुपए उधार लिए थे। हमें लगा था कि हम शादी में मिले गिफ्ट्स और बाकी बचे हुए पैसों को मिलाकर सारे पैसे चुका देंगे, लेकिन शादी में हमें सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिले, जिस वजह से बाकी पैसे रह गए और उसके बाद हम बचे हुए पैसों की ब्याज कर्नल को देने लगे। वो आगे कहती है कि इस बीच 2 महीने पहले हमसे पैसे देने में देरी हो गई, जिस वजह से एक दिन कर्नल घर पर आया और मेरे पति को धमका कर गया कि अगर 24 घंटे में पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन सर, हम एक दिन में इतने पैसे कहाँ से लाते? इसलिए हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और सोचा कि अगले दिन वो आएगा तो उसके हाथ पैर जोड़कर उससे कुछ वक्त मांग लेंगे। लेकिन अगले दिन वो अपने साथ त्यागी को ले आया, जिसने आते ही अपनी तरफ से हमारे बचे हुए सारे पैसे कर्नल को दे दिए और उससे कहा कि अब तुम इन दोनों को तंग मत करना, आखिर एक आदमी इतने पैसे कहाँ से लाएगा। पर तभी उसने इसके बदले हमसे एक कागज पर साइन करने को कहा, जो कि एक एग्रीमेंट था। फिर मेरे पति ने जब वो पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अगर 6 महीने के अंदर हमने कर्नल के सारे पैसे नहीं लौटाए तो हमारा घर उसका हो जाएगा। ये पढ़कर मेरे पति ने मना कर दिया कि वो उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे। इसलिए त्यागी ने फौरन अपना फोन निकाला और अपने आदमी को वीडियो कॉल किया, जो हमारी बेटी के ससुराल वालों के घर के सामने खड़ा था। उसने कहा कि अगर तुमने साइन नहीं किए तो मैं अपने आदमी को तुम्हारी बेटी के घर भेज दूंगा, जिसके बाद उन लोगों को तुम्हारी बेटी के लिए शक पैदा हो जाएगा और उसकी शादी टूट जाएगी। बताओ, क्या तुम ऐसा चाहते हो? तो सर, ये सब देखकर हम घबरा गए और फिर मजबूरन मेरे पति को उस कागज पर साइन करने पड़े। लेकिन सर, आज वो 6 महीने पूरे हो चुके हैं। मेरे पति ने सारे पैसों का इंतजाम भी कर लिया था। उन्होंने कुछ पैसा लोन पर लिया, कुछ रिश्तेदारों से लिया और कुछ पैसे अपने दोस्त योगी से लिए और इस पूरे 8 लाख रुपए को ब्याज सहित इकट्ठा कर लिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे फोन पर कहा कि पैसों का इंतजाम हो चुका है और त्यागी ने मुझे 4 बजे बुलाया है, इसलिए मैं उसके पैसे देकर शाम तक घर लौटूंगा। पर सर, जब शाम के 6 बज गए तो मैंने उन्हें कॉल किया तो उनका फोन स्विच ऑफ था
मुझे लगा कि कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, पर फिर धीरे धीरे रात हो गई और मेरा मन घबराने लगा। इस बीच रात 9 बजे मेरे पास एक कॉल आया, लेकिन उस कॉल पर किसी की आवाज नहीं आ रही थी और जब मैं उससे और घबरा गई तो सीधा यहाँ आ गई। सर, जरूर उस त्यागी ने कुछ किया होगा, प्लीज मेरे पति को ढूंढिए। तो अब आदि उससे कहता है कि आप अपने घर जाइए, हम लोग जल्दी ही आपके पति को ढूंढ लेंगे। खैर, अब दूसरी तरफ हम त्यागी को देखते हैं, जिसके लोग किसी आदमी को मारपीट रहे होते हैं। फिर उसे देखकर त्यागी कहता है कि तू अपने भाई का हाल भूल गया? जब वो 2 साल पहले मेरे बीच में आया था तो मैंने उसकी क्या हालत की थी। तो अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि त्यागी ने इस आदमी के भाई के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उसकी टांगे तुड़वा दी थी और अब ऐसा ही कुछ वो इसके साथ भी करने वाला था। वो अपने लोगों से कहता है कि इसको मारकर तालाब में फेंक दो। ये सुनते ही वो लोग उस आदमी को मारने ही वाले होते हैं कि इतने में इंस्पेक्टर आदि वहां पहुंच जाता है और उन लोगों को मार पीट कर एक तरफ करने लगता है। इसके बाद वो त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक ये खबर एक आदमी वहां के एमएलए को दे देता है, जो फौरन आदि को कॉल करता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो त्यागी मेरा आदमी है, तुम अपने काम से काम रखो और वहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, ये मूवी आपको एक सिंपल सीआईडी जैसी मूवी लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो आपको दिख रहा है और जो आगे होने वाला है वो एकदम उलट है। खैर, अब आदि उस एमएलए से कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे त्यागी भाई के बारे में नहीं पता था, लेकिन सर मुझे अब किसी न किसी को तो फॉर्मेलिटी के लिए अरेस्ट करना ही पड़ेगा। आपको पता है ऊपर से प्रेशर आता है। तो ये सुनकर वो एमएलए त्यागी से कहता है कि तुम एक काम करो, अपने 4 आदमियों को इसके साथ भेज दो, बाद में ये उसको छोड़ देगा। तो इस तरह अपना दिमाग चलाते हुए आदि उन 4 लोगों को पकड़ लाता है। अब पुलिस स्टेशन में आते ही सभी पुलिस वाले फौरन अपने काम में लग जाते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगला फोन आते ही उन्हें इन आदमियों को छोड़ना होगा। तो इस तरह अब वो उनको पीटते हुए शेखर के बारे में पूछते हैं कि उसके बारे में तुम क्या जानते हो, क्या वो त्यागी के पास आया था, यही सब कुछ। अब पहले तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन धीरे धीरे उनके मुंह खुलने लगते हैं, जिसमें से एक आदमी कहता है कि सर, हमारे सामने त्यागी भाऊ के पास शेखर का फोन आया था, जो कह रहा था कि पैसों का इंतजाम हो गया है और फिर भाऊ ने उसे 4 बजे आने को कहा था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब त्यागी ने शेखर का फोन रखा तो उसके सामने एमएलए मौजूद था, जिसने उससे कहा था कि क्या तुम सच में उसका एग्रीमेंट खत्म कर दोगे और पैसे ले लोगे। तो त्यागी ने कहा था कि नहीं, जब वो आएगा तो मैं उसके हिसाब में गड़बड़ी कर दूंगा और ब्याज पर ब्याज लगाकर उसका पैसा बढ़ा दूंगा, जिससे होगा ये कि वो पैसा नहीं दे पाएगा और मैं उसका घर उससे ले लूंगा। तो इस तरह हम समझ जाते हैं कि इस काम में एमएलए भी त्यागी के साथ मिला हुआ था। उनका काम यही है, लोगों के पैसे और प्रॉपर्टी को हड़पना। खैर, इसके बाद आदि को शेखर के कॉल रिकॉर्ड से एक चिटफंड स्कीम चलाने वाले आदमी का पता चलता है, तो वो फौरन उसके पास जाकर शेखर के बारे में पूछता है। अब वो आदमी उसे बताता है कि सर, मैंने तो उसकी मदद के लिए पैसे दिए थे, क्योंकि उसे त्यागी का कर्जा पूरा करना था और त्यागी कैसा आदमी है वो सभी को पता है। अब वो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें कुछ और याद है कि वो कहाँ जाने वाला था या उसने कुछ कहा हो तुमसे। तो वो आदमी कहता है कि सर, शेखर बैंक से पैसे निकालकर यहाँ आया था। उसने कहा था कि उसने लोन लिया है और फिर मुझसे पैसे लेकर उसका पैसा पूरा हो गया था, इसलिए उसने फौरन त्यागी को फोन किया, जिसने उसको 4 बजे आने का बोला था और इसके बाद शेखर मेरे पास से चला गया। इस तरह अब आदि अपने कांस्टेबल से बैंक में कंफर्म करवाता है कि शेखर ने वहां से पैसे निकाले थे या नहीं। तो कांस्टेबल कंफर्म करके उसे बताता है कि सर जी, उसने बैंक से पैसे निकाले थे। इसके बाद आदि शेखर के फोटो स्टूडियो पहुंचता है, जो असल में शेखर ही चलाता था। अब उसे वहां पर शेखर की स्कूटी खड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर वो पास वाली चाय की दुकान पर जाता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या तुमने कल शेखर को देखा था। तो वो चाय वाला कहता है कि सर जी, कल करीब 1:30 बजे शेखर भाई और उनका दोस्त योगी यहाँ पर आया था और मेरे सामने ही योगी ने शेखर भाई को 50,000 रुपया दिया था, जिसे लेते ही शेखर भाई ने कहा कि मेरा कर्जा अब पूरा हो गया है, मैं आज पैसे दे आऊंगा। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि योगी उससे कहता है कि अरे, तुमने कई दिनों से शेव नहीं किया। तो शेखर बोलता है कि क्या करूं, मुझे इस टेंशन में याद ही नहीं रहा। तो इस तरह शेविंग के लिए कहकर योगी भी वहां से चला जाता है, जबकि शेखर सामने वाले सलून में शेविंग के लिए चला जाता है। अब ये पता चलते ही प्रेजेंट में आदि उस सलून पर जाता है जहां शेखर ने अपनी शेविंग करवाई थी। फिर वो सलून वाला उसे बताता है कि सर, शेखर भाई कल शेविंग के लिए आए थे और इसी बीच शेविंग करवाते हुए उनके पास त्यागी भाऊ का कॉल आया था। तो आदि पूछता है, तो क्या तुमने सुना कि वो क्या कह रहा था। तो सलून वाला कहता है कि सर, बुरा मत मानिए, लेकिन कोई बात तो नहीं है ना
क्योंकि अगर त्यागी को पता चला कि मैंने कुछ बोला है तो उसके आदमी मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर आदि कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि सर, त्यागी ने शेखर भाई को फोन करके अपने मिल आने को कहा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गाड़ी भी भेजी थी, जिसमें बैठकर शेखर भाई यहाँ से चले गए। ये सुनकर आदि पूछता है कि क्या उस गाड़ी का नंबर तुम्हें याद है? तो वो आदमी मना करते हुए कहता है कि सर, मुझे नंबर तो याद नहीं, लेकिन वो गाड़ी सफेद रंग की थी और उस गाड़ी के पीछे शिवलिंग का स्टिकर लगा था। अब आदि उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें वो गाड़ी वापस से दिखाई दे तो तुम फौरन पुलिस को कॉल करना। इसके बाद जब आदि पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो सब इंस्पेक्टर आकर उससे कहता है कि सर, हमने शेखर से जुड़े सभी नंबर्स पर कॉल किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पर जैसा कि शकुंतला ने बताया था कि रात को 9 बजे उसके पास किसी आदमी का कॉल आया, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज नहीं आई। तो उस कॉल को ट्रेस करने पर पता चला कि वो कॉल त्यागी के इलाके से ही की गई थी। अब एसआई आदि को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी त्यागी का एक आदमी अपने साथ वकील लेकर उन चारों को छुड़ाने आ जाता है, जिन्हें आदि ने गिरफ्तार किया था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो सिर्फ उन चारों को छुड़ाने नहीं आया, बल्कि वो त्यागी को भी छुड़ाने आया था। यानी आदि ने उन 4 लोगों के साथ साथ त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसे इन लोगों से अलग रखा था ताकि ये लोग सारे राज उगल सके। खैर, अब आदि त्यागी और उस वकील से कहता है कि अरे भाई, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैंने तो त्यागी भाऊ और किसी आदमी को गिरफ्तार ही नहीं किया, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो ये सुनकर वो आदमी और वकील वहाँ से निकल जाते हैं और फौरन एमएलए के पास पहुँचते हैं। अब वो एमएलए से कहते हैं कि सर, वो पुलिस वाला बहुत ही शाना बन रहा है। ये सुनकर एमएलए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो पुलिस ऑफिसर अभी जवान है, इसलिए उसका खून ज्यादा ही मचल रहा है, मैं जल्द ही उसका इंतजाम करता हूँ। अब इसी बीच एसआई आकर आदि से कहता है कि सर, शेखर का फोन ऑन हो चुका है, लेकिन उसमें शेखर की सिम नहीं है, बल्कि उसमें किसी मंजुला नाम की लेडी की सिम है। अब आदि फौरन IMEI के जरिए मंजुला का एड्रेस पता करने को कहता है, जिसके बाद वो लोग फौरन उस पते पर पहुंच जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो फोन सच में वही है जिसके बारे में शकुंतला ने उन्हें बताया था। अब वो मंजुला से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? तो मंजुला कहती है कि सर, ये फोन तो मुझे मेरे पति भास्कर ने गिफ्ट में दिया है। लेकिन क्या हुआ सर? अब हमें पता चलता है कि भास्कर असल में त्यागी भाव का ही एक आदमी था। ये जानते ही आदि और उसकी टीम भास्कर को ढूंढने लगते हैं और उसके मिलते ही उसे गिरफ्तार करके उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। अब भास्कर उनसे कहता है कि सर, जब आपने त्यागी भाव को अरेस्ट किया था तो मैंने एमएलए साहब को बता दिया था, और क्योंकि उस दिन मेरे पास कोई और काम नहीं था, इसलिए मैं वहीं पर सो गया। फिर जब मैं सोकर उठा तो फ्रेश होने के लिए जाते वक्त मैंने वहाँ पर वो फोन पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद मैंने उसमें से सिम निकालकर उसे अपनी बीवी को दे दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो फोन शेखर का था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ हम एक आदमी को नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ते हुए देखते हैं। अब वो इतनी ऊंचाई पर होता है कि वहाँ से उसे दूर पड़ी किसी की लाश दिख जाती है। ये देखकर वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद कुछ ही देर में पुलिस की टीम और फॉरेंसिक वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लाश असल में एक लड़की की थी, जिसके मुंह को शायद पॉलिथीन से ढककर उसे दम घोंटकर मारा गया था। अब उस लाश को देखते ही आदि को याद आता है कि कल एक आदमी अपनी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया था, इसलिए वो अपने लोगों से उस आदमी को बुलाने के लिए कहता है कि ताकि लड़की की पहचान हो सके। फिर जब वो आदमी अपनी बीवी के साथ उस लड़की की शिनाख्त के लिए आता है तो उनको पता चलता है कि वो लाश असल में उनकी लड़की की ही थी। अब पूछताछ करने पर वो आदमी आदि को बताता है कि सर, मेरी बेटी पार्वती एक ज्वेलरी शॉप में सेल्स गर्ल का काम करती थी। वो इस बार भी रोज की तरह काम पर गई थी, लेकिन 11 बजने पर भी वापस नहीं आई, जबकि मैंने उस जगह जाकर देखा जहां वो अपनी स्कूटी को पार्क करती थी, तो उसकी स्कूटी भी वहीं पर खड़ी थी। ये सुनकर अब आदि अपने आदमियों के साथ उस पार्किंग शेड में जाकर पूछताछ करने लगता है। फिर वो आदमी उसे बताता है कि सर, पार्वती हमेशा अपनी गाड़ी इसी जगह पर खड़ी करती थी, और फिर कल रात जब वो अपने घर के लिए निकल रही थी तो अचानक उसकी स्कूटी फिसलकर गिर गई, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था कि उसकी गाड़ी में पंक्चर है। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम ऑटो से चली जाओ और कल जब तक तुम आओगी तब तक मैं इसे ठीक करवा दूंगा। तो इस तरह वो एक ऑटो से अपने घर के लिए निकल गई थी। ये सुनकर आदि पूछता है कि जिस ऑटो में वो गई, क्या तुम उस ऑटो वाले को जानते हो? तो उस आदमी के बताने पर आदि सीधा उस ऑटो वाले से मिलकर उससे पूछताछ करने लगता है। अब पहले तो वो ऑटो वाला लड़का आदि को हल्के में लेते हुए कहता है कि सर, दिन भर में इतनी लड़कियां और लोग मेरे ऑटो में बैठते हैं, ऐसे मुझे किस किस का याद रहेगा। लेकिन जब आदि उससे टाइट होकर रात के बारे में पूछता है तो वो लड़का बताता है कि सर जी, वो लड़की मेरे ही ऑटो में बैठी थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले उसने मुझे रास्ते में रुकने के लिए बोला था, क्योंकि वो रास्ते में मौजूद कुत्तों को बिस्किट्स खिलाना चाहती थी। पर मैंने देखा कि जहां वो कुत्तों को बिस्किट खिलाने गई थी, वहां एक आदमी पहले से उन कुत्तों को कुछ खिला रहा था। फिर उस लड़की ने पूछा कि आप क्या खिला रहे हो?
तो वो आदमी बोला कि मेरी एक बूचर की शॉप है और आज मेरा एक बड़ा पार्सल कैंसिल हो गया है, इसलिए मैं कुत्तों को मटन खिला रहा हूँ। अब सर, इस पर उस लड़की ने उस आदमी से कहा था कि कुत्तों को कच्चा मांस नहीं खिलाना चाहिए वरना वो पागल हो जाते हैं। तो वो आदमी उसको सॉरी बोलकर वहाँ से निकल गया, जिसके बाद वो लड़की ऑटो में बैठी और मैंने उसे उसके घर की गली के पास छोड़ दिया। अब आदि पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? तो ऑटो वाला लड़का कहता है कि सर, अंधेरा बहुत था जिस वजह से मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। ये सुनकर अब आदि फौरन अपने आदमियों को आसपास के कसाईयों की दुकान पर भेजता है ताकि पता चल सके कि कल किसका इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ था। अब पुलिस वाले एक एक करके सभी दुकान वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी का भी कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ था। लेकिन इसी बीच उन्हें पता चलता है कि उस इलाके की एक दुकान आज बंद है, इसलिए उसके बारे में वो उस दुकान के मालिक से पूछताछ करते हैं, जो बताता है कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैंने शॉप नहीं खोली। इसके अगले दिन आदि को पार्वती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि पार्वती प्रेग्नेंट थी। अब ये पता चलते ही आदि को पार्वती के बॉयफ्रेंड के बारे में पता करना था, इसलिए अब वो उसी ज्वेलरी शॉप में जाता है जहां पार्वती काम करती थी। वहां पूछताछ करने पर मैनेजर उसे बताता है कि सर, मैं पार्वती की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अक्सर नटराजन नाम का लड़का उसके पीछे पड़ा रहता था। वो आए दिन उसे प्रपोज करता था, जबकि पार्वती उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती थी। वो आगे बताता है कि सर, वो नटराजन हमारे यहाँ ही काम करता था, लेकिन जब से पार्वती नहीं आ रही तब से वो भी यहाँ पर काम पर नहीं आ रहा। ऊपर से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। अब आदि पूछता है कि वो कहाँ रहता है, जिस पर मैनेजर उसे उसका एड्रेस दे देता है। फिर हम देखते हैं कि आदि अपने आदमियों के साथ रामेश्वरम में उसी नटराजन के घर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तब तक नटराजन खुद की जान ले चुका था और उसके हाथ में एक अखबार था जिसमें पार्वती के मरने की खबर छपी थी। अब आदि नोटिस करता है कि नटराजन के पूरे कमरे में पार्वती की फोटोज थी, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो पार्वती को काफी ज्यादा प्यार करता होगा और उसके मरने के गम में खुद को भी मार दिया होगा। इसके बाद आदि वापस पार्वती के पिता के पास आकर उन्हें नटराजन के बारे में बताता है, जिस पर पार्वती का पिता शॉक होते हुए कहता है कि सर, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी किसी लड़के के साथ नहीं हो सकती। अब ये सुनकर आदि सोचता है कि जब इस बात से पार्वती का पिता इतना परेशान हो रहा है तो प्रेगनेंसी की बात तो इसको तोड़ ही देगी, इसलिए वो उसे बिना ये बताए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी पार्वती की पड़ोसन उसके पास आकर कहती है कि सर, पार्वती के पिता झूठ बोल रहे हैं। एक बार पार्वती ने उनको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, जिस पर दोनों की बहुत बहस हुई थी। खैर, अब आदि वहाँ से सीधा त्यागी के पास जाता है और उससे कहता है कि अभी तक मुझे जितने भी सबूत मिले हैं वो तुम्हारे खिलाफ हैं, क्योंकि तुम्हें शेखर से पैसे भी चाहिए थे और इसीलिए तुमने उसको मारा होगा। पर त्यागी कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, मुझे इस काम को करने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। मैं बिना लोगों को मारे उनकी जमीन हड़प सकता हूँ और वो फिर भी कुछ नहीं कर सकते, तो भला मैं शेखर को क्यों मारूंगा। फिर आदि उस लड़की के केस के बारे में सोचता है तो उसे याद आता है कि उस लड़की के चेहरे पर जो पॉलिथीन कवर थी उस पर एक बार कोड था जहां वो पॉलिथीन बनी होगी। इसलिए वो अपने एसआई से फौरन उस जगह का पता करवाता है जहां वो मैन्युफैक्चर हुई थी। तो एसआई पता करने के बाद उसे 3 कंपाउंड्स के बारे में बताता है जहां वो पॉलिथीन बनती थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि आदि त्यागी को लेकर कोर्ट में पहुंच जाता है, लेकिन इतने में खबर मिलते ही वहां पर एमएलए भी आ जाता है, जो आदि से कहता है कि तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो, हमसे मत उलझो, उस शेखर को त्यागी ने नहीं मारा है। पर तभी एमएलए को एक शॉकिंग बात पता चलती है, और वो ये कि आदि उस त्यागी को शेखर की मौत के केस में नहीं बल्कि किसी दूसरे केस के चक्कर में वहां लाया था और उसी केस में उसने उसको जेल करवा दी थी। अब हम देखते हैं कि 2 महीने पहले त्यागी और उसके आदमियों ने जिस आदमी को मारने की कोशिश की थी तो उसी केस में आदि ने ये कदम उठाया था। अब जेल जाते वक्त त्यागी नोटिस करता है कि एसआई उस वक्त आदि से फोन पर बात कर रहा है, इसलिए वो फौरन उससे फोन लेकर कहता है कि मेरे बाहर आने तक चैन से रह लो, क्योंकि बाहर आकर मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। पर हम देखते हैं कि आदि पर इसकी धमकी का कोई असर नहीं पड़ता। अब पॉलिथीन कंपाउंड के बिल के हिसाब से आदि एक शॉप पर पहुंचता है जिसने उस पॉलिथीन को खरीदा था। अब उस शॉप का नाम था कन्ना स्वामी शॉप। फिर वो शॉप वाला आदि को बताता है कि सर, वो पॉलिथीन हमारे यहाँ से वैदिक हॉस्पिटल में डिलीवर हुई थी। ये सुनकर आदि इस बात को कंफर्म करवाता है तो ये बात सच निकलती है। फिर थोड़ी देर के बाद आदि के पास कंट्रोल रूम से फोन आता है तो वो आदमी उसे बताता है कि सर, हमने पार्वती के सारे कॉल डिटेल्स चेक किए, जिसमें हमने देखा कि उसके पास 4 लोगों के कंटिन्यू कॉल्स आते थे। एक उसके पिता, दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड, तीसरा नटराजन और चौथा शायद उसका बॉयफ्रेंड।
वो आगे कहता है कि सर, जो बॉयफ्रेंड वाला नंबर है वो किसी कन्ना स्वामी नाम के आदमी पर रजिस्टर्ड है। ये सुनकर आदि का दिमाग ठनक जाता है, क्योंकि पॉलिथीन के उस शॉप के ओनर का नाम भी कन्ना स्वामी था। ये जानते ही वो फौरन यू टर्न ले लेता है, जबकि हम दूसरी तरफ कन्ना स्वामी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से अब तक भाग निकला था। वो अब कोढ़ाई कनाल जा रहा था, जिस वजह से उसने अपने एक फ्रेंड को कॉल करके कमरा बुक करने को भी बोल दिया था। पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि फोन ऑन होने की वजह से वो लोग उसको ट्रैक करके आखिर में उसे पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद उसे आदि के सामने लाया जाता है और फिर कन्ना स्वामी अपना मुंह खोल देता है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ साल पहले कन्ना अपनी बहन की शादी के लिए गहने लेने उसी शोरूम में गया था जहाँ पार्वती काम करती थी। अब पहली नजर में ही पार्वती उसे इतनी अच्छी लगी कि उसे उससे प्यार हो गया। इसके बाद वो धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से उस शोरूम में जाने लगा, जिसके बाद पार्वती भी उसे चाहने लगी। फिर इसी बीच एक दिन उसने यही बात अपने घर पर बता दी ताकि वो दोनों शादी कर सके। लेकिन पार्वती के घर वालों ने कास्ट की बात करते हुए उस शादी के लिए मना कर दिया, जिस वजह से उन दोनों ने कुछ महीनों बाद कोर्ट में शादी कर ली और उस दिन से एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगे। फिर जिस दिन पार्वती की मौत हुई उससे ठीक पहले उसने कन्ना से एक पॉलिथीन और कुछ सर्जिकल आइटम्स वैदिक हॉस्पिटल में लेकर जाने के लिए उसे मंगवाए थे और साथ में उसने कन्ना से कहा था कि मैं तुम्हें वापस लौटकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी। खैर, अब प्रेजेंट में कन्ना आदि से इमोशनल होते हुए कहता है कि सर, अब मुझे पता चल रहा है कि वो मुझे अपनी प्रेगनेंसी की खबर देना चाहती थी, यानी मैंने एक नहीं बल्कि अपने परिवार के दो लोगों को खोया है। पर तभी आदि उससे पूछता है कि पार्वती की लाश के पास वो पॉलिथीन और सर्जिकल आइटम्स कैसे आए अगर तुमने उसको नहीं मारा तो कन्ना कहता है कि सर, रात को 10 बजे मेरे पास हॉस्पिटल से फोन आया था कि वो पॉलिथीन और सर्जिकल आइटम्स डिलीवर नहीं हुए हैं, इसलिए मैंने फौरन इस बारे में पता करने के लिए पार्वती को फोन लगाया कि आखिर वो अब तक वहाँ क्यों नहीं पहुँची, या फिर वो पहुँच गई तो सामान देना कैसे भूल गई। लेकिन उसका फोन ऑफ था, इसलिए मैं खुद नया बिल बनाकर वो सामान देने पहुँच गया। अब आदि कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम हमसे बचकर भाग क्यों रहे थे? तो कन्ना कहता है कि सर, जब मुझे पार्वती की मौत के बारे में पता चला तो मैं उसके कातिल को अकेले ही ढूंढना चाहता था, ताकि मैं उस कातिल को जान से मार सकूं, क्योंकि उसने पार्वती और मेरे बच्चे को मारा है। पर फिर आदि उसे समझाता है कि तुम समझदार हो, इसलिए कानून को अपना काम करने दो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। उसे किसी का कत्ल करके बर्बाद मत करो, पार्वती को भी ये अच्छा नहीं लगेगा। अब इस केस में आदि के लिए अगला प्राइम सस्पेक्ट खुद पार्वती का पिता था, इसलिए वो उसे पूछताछ के लिए बुलाता है। अब आदि पूछता है कि बताओ, तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा? तो वो आदमी कहता है कि सर, मैं अपनी ही बेटी को क्यों मारूंगा, मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इस पर आदि वापस से पूछता है कि फिर जब तुम्हें अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के बारे में पता था तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तो वो कहता है कि सर, अगर मैं आपसे सच कहता तो पूरा मोहल्ला मेरे ऊपर उंगली उठा देता, जो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। खैर, इसके बाद बारी आती है शेखर के केस की, जिसके लिए आदि और उसके आदमी शेखर के फोटो स्टूडियो में जाते हैं, लेकिन वहाँ काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद आदि शेखर की बीवी शकुंतला और उसके दोस्त योगी को बुलाता है। अब योगी आदि से कहता है कि सर, मैंने ही उसको 50,000 रुपए दिए थे, जिसके बाद शेखर ने मुझसे कहा था कि अब उसका पैसा पूरा हो गया है, इसलिए वो अपना कर्जा चुका देगा। इसी बीच योगी बताता है कि सर, हमारी बात शायद वहाँ बैठा एक आदमी भी सुन रहा था, जिसके हाथ पर एक ब्लैक टैटू था। अब ये सुनते ही आदि का एक आदमी कहता है कि सर, वो जरूर मुर्गन होगा, वो आए दिन छोटी मोटी चोरियां करता रहता है और कल ही हमने उसे पकड़ा है। इसके बाद आदि मुर्गन के पास जाकर उससे सच उगलवाने लगता है। फिर मुर्गन कहता है कि सर, ये सच है कि मैं भी उस चाय की दुकान पर मौजूद था और मैंने भी सोचा कि मैं वो पैसे शेखर से चुरा लूंगा, लेकिन जब तक मैं उसके पीछे लगता उससे पहले ही वो कहीं गायब हो चुका था, इसलिए मेरी प्लानिंग वहीं की वहीं रखी रह गई और मैं चोरी नहीं कर पाया। अब दोस्तों, यहाँ आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ आदि को याद आता है कि उस सलून वाले ने कहा था कि शेखर ने गाड़ी में बैठने से पहले त्यागी को कॉल किया था, जबकि कॉल हिस्ट्री के हिसाब से शेखर ने आखिरी बार किसी कस्टमर से बात की थी। तो इसका मतलब साफ था कि वो सलून वाला झूठ बोल रहा था। इसलिए अब आदि उस सलून वाले के बारे में पता करता है, जिसका नाम था विनायक। अब वो अपने आदमियों से विनायक को फौरन पुलिस स्टेशन लाने को कहता है और उसे आते ही वो उसे अपना स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, जिसके बाद अब विनायक उससे कहता है कि हाँ सर, शेखर की आखिरी बार अपने कस्टमर से ही बात हुई थी, पर मैंने आपसे झूठ बोला था। वो आगे बताता है कि सर, जब मैं शेखर की शेविंग कर रहा था तो शेखर ने अचानक जोर से छींक दिया, जिसकी वजह से मेरा ब्लेड उसकी गर्दन पर लग गया और उसका गला कट गया।
ये देखकर मैं एकदम से शॉक हो गया और हिल भी नहीं पाया। पर उसकी गर्दन का वो जख्म इतना गहरा था कि कुछ ही सेकंड्स में शेखर की मौत हो गई। अब मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि पुलिस को बुलाऊं या क्या करूं, पर फिर मुझे लगा कि आखिर कौन मेरी बात पर यकीन करेगा, और ब्लेड पर तो मेरे ही हाथों के निशान होंगे, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और तभी मेरी बीवी ने मुझे कॉल करके एक फंक्शन में आने के लिए कहा। फिर मुझे लगा कि वहाँ जाना ही ठीक होगा ताकि मैं आगे की प्लानिंग कर सकूं। इसीलिए मैं शेखर की लाश को ऐसे ही छोड़कर और सलून को बंद करके उस फंक्शन में चला गया। फिर जब मैं वापस आया तो मैंने फिर से सोचा कि पुलिस को बता दूं, लेकिन अब मुझे और भी डर लगने लगा कि पुलिस सोचेगी कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं बताई। इसलिए मैंने उसके बाद शेखर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को अपने फ्रिज में रख दिया। लेकिन तभी मैंने देखा कि शेखर का फोन उसके पास था, यानी मैं आने वाले टाइम में फंस सकता था। इसलिए मैंने फौरन शेखर का फोन त्यागी के एरिया में जाकर फेंक दिया ताकि सारा शक उस पर चला जाएगा, क्योंकि सभी को आसपास पता था कि शेखर और त्यागी के बीच में पैसों को लेकर अनबन चल रही है, और ऊपर से त्यागी की सोशल इमेज पहले से ही खराब थी, तो इस बात का फायदा मुझे मिल चुका था। वो आगे कहता है कि इसके बाद मैंने एक मटन की दुकान से कुछ मांस खरीदकर शेखर के शरीर के टुकड़े उसमें मिला दिए, और फिर वही मांस मैं उस रात को लेकर गली के कुत्तों को खिला रहा था। लेकिन ठीक उसी समय वहाँ एक लड़की आई जिसने मुझसे कुत्तों को कच्चा मांस खिलाने से मना कर दिया। और दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही पार्वती थी जो उस ऑटो से उतरकर कुत्तों को बिस्किट खिलाने गई थी। खैर, विनायक बताता है कि उसके थोड़ी देर बाद वो कुत्ते मेरे द्वारा फेंके गए मांस के टुकड़े लेकर इधर उधर जाने लगते हैं, जिससे मुझे लगता है कि ऐसे में तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। इसलिए मैं फौरन उस बचे हुए मांस को ठिकाने लगाने के लिए थोड़ा आगे चला गया, पर इतने में उस लड़की का शक बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए उसने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया और वो मेरे पीछे पीछे जंगल में पहुंच गई। फिर सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि अब एक जगह पर विनायक गड्ढा खोदकर मांस के टुकड़े उसमें दफनाने लगता है, पर दूर खड़ी पार्वती अपने फोन में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है क्योंकि इसी बीच उसके पास उसके पिताजी फोन करते हैं और मोबाइल की रिंग बजने की वजह से विनायक उसे सुन लेता है, और रात होने की वजह से मोबाइल की रोशनी का अंदाजा लगाकर पार्वती को वो देख लेता है। इसके बाद वो पार्वती के पास आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही थी। तो पार्वती कहती है कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे मत मारो और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर विनायक अब तक साइको बन चुका था, वो अपने कत्ल का कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने फौरन पार्वती को पकड़ा और उसका चेहरा उसकी ही पॉलिथीन से कवर करके उसका दम घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब विनायक पुलिस से कहता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, उसने जानबूझकर शेखर को नहीं मारा था, पर यह सब कुछ उसने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए किया। तभी आदि कहता है कि तुमने जानबूझकर शेखर को तो नहीं मारा, लेकिन बेवजह पार्वती की जान ले ली, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अब अगले ही दिन विनायक को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसमें उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। फिर कोर्ट के बाहर हम देखते हैं कि पार्वती के माता पिता और शेखर की पत्नी शकुंतला सभी वहाँ मौजूद होते हैं, और विनायक उन लोगों को देखकर उनके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उससे ये सब कुछ बस हो गया। यानी यहाँ पर सभी लोग किस्मत के आगे मजबूर थे और सभी लोग रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए दोस्तों, कभी भी सच से मत भागो, बल्कि उसका सामना करो, नहीं तो कैसे भी करके वो एक दिन तुम्हारे सामने आ ही जाएगा, और उस वक्त पछताने के अलावा किसी के पास कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। वहीं अगर आप नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।